बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्लूम टेक्सोनॉमी कहा जाता है क्लासिफिकेशन को। ब्लूम्स एक एजुकेशनिस्ट थे जिन्होंने लर्निंग को तीन हिस्सों में, तीन डोमेन्स में क्लासिफाई किया, इसलिए इसको कहा जाता है ब्लूम टेक्सोनॉमी। इनके मुताबिक सबसे पहली जो डोमेन है उसको कहा जाता है कॉग्निटिव डोमेन, फिर इसी तरह अफेक्टिव डोमेन और तीसरी साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन में वो चीजें आती हैं, वो प्रोसेसेस आते हैं जो हमारे ब्रेन से जुड़े होते हैं, सोचने समझने का अमल, थिंकिंग प्रोसेस, यानी कि वो अमल जो हमारे दिमाग से जुड़ा हो वो कॉग्निटिव डोमेन में आता है। इसी तरह अफेक्टिव डोमेन में क्या है, वैल्यूज, एटीट्यूड, फीलिंग्स वगैरह को इस डोमेन में डिस्कस किया जाता है। इसके बाद है साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन में एक्शन, हरकत वगैरह, मोटर का मतलब है हरकत देना, प्रोसेस ऑफ मूवमेंट, जहां जहां हमारे मसल्स यूज हो रहे होते हैं वो साइकोमोटर डोमेन में आता है, क्योंकि मसल्स हरकत के लिए होते हैं। मसल्स भी दो तरह के होते हैं, एक फाइन मोटर और एक ग्रास मोटर। फाइन मोटर कौन से होते हैं, जब मैं ऊपर देखता हूं, नीचे देखता हूं तो मेरी आंखों के मसल यूज हो रहे होते हैं, ये बहुत छोटे मसल होते हैं, ये भी साइकोमोटर डोमेन में आता है। मैं जब चलता हूं, लिखता हूं, मेरे हाथों के, मेरे पांव के मसल यूज हो रहे होते हैं, मेरी टांगों के मसल यूज हो रहे होते हैं, ये ग्रास मोटर में आता है, ये बड़े मसल हैं। ये तमाम मसल्स, ये तमाम तरह की हरकत साइकोमोटर डोमेन में डिस्कस की जाती है। ब्लूम्स के मुताबिक हमारी लर्निंग इन तीन डोमेन्स के थ्रू होती है, और जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली डोमेन है उसको कहा जाता है कॉग्निटिव डोमेन। इन तीनों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कॉग्निटिव डोमेन को डिस्कस करेंगे। कॉग्निटिव डोमेन, ब्लूम ने कॉग्निटिव डोमेन को 6 लेवल में डिवाइड किया। पहले इनका ऑर्डर मुख्तलिफ था, अब 2000 के बाद ये डिवाइड हो गए। इवैल्यूएशन को सेकंड लास्ट पे रखा गया, सिंथेसिस को लास्ट पे। पहले क्या था, इवैल्यूएशन लास्ट पे था और सिंथेसिस नंबर 5th पे था। इन लेवल्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ब्लूम्स के मुताबिक लर्निंग दो तरह से होती है, एक लोअर लेवल और दूसरा हायर लेवल। इसमें सबसे पहले आता है नॉलेज। नॉलेज क्या होता है, बगैर सोचे समझे किसी बात को याद कर लेना नॉलेज कहलाता है। मसलन आप किसी बच्चे से पूछें कि मुसलमानों ने जंग आजादी कब लड़ी, तो वो एकदम से बता देगा 1857 में, यानी उसको कुछ पता नहीं होता कि 1857 से पहले के हालात कैसे थे, बाद के हालात कैसे थे, ये जंग क्यों लड़ी गई। इसमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होती है, चंद फैक्ट्स के बारे में पता होता है। इसके बाद है नंबर 2 कंप्रीहेंशन। ऐसी लर्निंग जिसमें पढ़कर अपने अल्फाज में बयान किया जा सके कंप्रीहेंशन कहलाता है। इसको अंडरस्टैंडिंग भी कहा जाता है। इसमें इंफॉर्मेशन पहले लेवल से बढ़ जाती है। पहले लेवल में हमारे पास थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होती थी, चंद फैक्ट्स होते थे, जबकि इसको अपने अल्फाज में बयान किया जा सकता है। मसलन बच्चे से पूछा जाए, बच्चा बयान कर सकता है कि 1857 की जंग आजादी क्यों लड़ी गई, उसके बाद के हालात कैसे थे, उसके पहले के हालात कैसे थे, वगैरह वगैरह, ये तमाम चीजें बयान कर सकता है। इसी चीज को कहा जाता है कंप्रीहेंशन। जब नॉलेज थोड़ा सा बढ़ जाता है तो उसके बाद वो चला जाता है एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन में क्या होता है, जो इल्म हम हासिल करते हैं उसको अमली जिंदगी में इस्तेमाल करना एप्लीकेशन कहलाता है। हमारे पास जो नॉलेज था, थोड़ा सा नॉलेज था, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी, उसके बाद जब हमारी लर्निंग बढ़ गई, उसको हमने बयान किया, फिर जब लर्निंग बढ़ गई तो उसको इस्तेमाल किया, अमली जिंदगी में इस्तेमाल करना एप्लीकेशन कहलाता है। मसलन एक तालीम याफ्ता इंसान माशरे में अच्छे अच्छे फैसले करता है, लोगों में सुलह सफाई करता है, उसकी अच्छी बोलचाल उसके तालीम याफ्ता होने का अमली इज़हार है, इसी को एप्लीकेशन कहा जाता है। ये तमाम लेवल लोअर लेवल में आते हैं। जब लर्निंग इससे बढ़ जाती है तो वो चले जाते हैं हायर लेवल में। हायर लेवल का जो पहला लेवल है उसको कहा जाता है एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब है तज्जिया करना। तो तज्जिया कैसे किया जाता है, किसी चीज को बयान कैसे किया जाता है, तज्जिए में उसको तोड़ा जाता है, मुख्तलिफ पार्ट्स में तोड़ा जाता है, उसके छोटे छोटे हिस्से बयान किए जाते हैं, यानी कि किसी चीज को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करके बयान करना एनालिसिस कहलाता है। इसकी एक मिसाल लेते हैं कि कंप्यूटर या फिर मोबाइल के बारे में जब हम तज्जिया करते हैं तो वो कैसे करते हैं कि इसकी स्क्रीन बहुत अच्छी है, ये इसका वेट बहुत कम है, इसकी रैम बहुत अच्छी है, इसकी राम बहुत अच्छी है, इसका कैमरा बहुत अच्छा है, यानी उसके मुख्तलिफ पार्ट्स के बारे में बताते हैं, उसको मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं। इसी चीज को कहा जाता है एनालिसिस। और इस लेवल में स्टूडेंट्स इस काबिल हो जाते हैं किसी चीज को पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद है इवैल्यूएशन। इससे पहले लेवल में स्टूडेंट्स तज्जिया करते हैं, किसी चीज को पार्ट्स में डिवाइड करके एक्सप्लेन करते हैं, जबकि
यहाँ स्टूडेंट्स जायजा लेते हैं कि हमने जो तज्जिया किया उसके मुताबिक कौन सी चीज बेहतर है, कौन सी चीज लेनी चाहिए, कौन सा मोबाइल लेना चाहिए, कौन से मोबाइल की रैम अच्छी है, उसका कैमरा अच्छा है। यानी कि तज्जिया करने के बाद वो जायजा लेते हैं कि कौन सी चीज हमारे लिए अच्छी है, वो इवैल्यूएशन करते हैं। इस लेवल में स्टूडेंट्स की लर्निंग थोड़ी सी इस लेवल से बेहतर हो जाती है। और इसके बाद लास्ट में है सिंथेसिस। इसको क्रिएटिविटी भी कहा जाता है। सिंथेसिस का मतलब है जोड़ना। चौथे लेवल में हमने चीजों को डिवाइड किया, उसके बाद उसको एक्सप्लेन किया, फिर उसका जायजा लिया। यहाँ चीजों को जोड़ा जाता है। बहुत ज्यादा कॉग्निटिव प्रोसेस जहाँ इस्तेमाल होता है, यानी कि यहाँ नए आइडियाज पेश किए जाते हैं, तजुर्बात किए जाते हैं, रूल्स डिफाइन किए जाते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स इस काबिल हो जाते हैं कि लोग उनको फॉलो करते हैं। ये कॉग्निटिव डोमेन के 6 लेवल थे। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अफेक्टिव डोमेन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉग्निटिव डोमेन को पढ़ चुके हैं, अब हमने देखना है अफेक्टिव डोमेन क्या है। इसमें मैनर्स की बात होती है, वैल्यूज की बात होती है, एटीट्यूड, फीलिंग्स, मोटिवेशन को डिस्कस किया जाता है। जबकि कॉग्निटिव डोमेन में ब्रेन प्रोसेस को डिस्कस किया जाता था, इसमें मामलात को इमोशनली हैंडल किया जाता है। कॉग्निटिव डोमेन की तरह इसके भी कुछ लेवल्स हैं। इसके लेवल रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूज, ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन, 5 लेवल हैं। इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे जो पहला लेवल है उसको कहा जाता है रिसीविंग। रिसीविंग में बच्चे का रवैया इस तरह का बनाना होता है कि वो क्लास में कुछ ना कुछ सीखने की गर्ज से बैठे, वो कुछ समझने की गर्ज से बैठे। टीचर जब क्लास में एंटर होता है तो स्टूडेंट से पूछता है कि हम पढ़ाई स्टार्ट करें, हम सीखना शुरू करें, पढ़ाना शुरू करें। तो बच्चे एक आवाज में बोलते हैं कि जी सर आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे थके थके लगते हैं, वो नहीं बोलते, वो चाहते हैं कि अभी हम पढ़ना स्टार्ट ना करें। ये ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि उनमें रिसीविंग नहीं होती, उनमें जज्बा नहीं होता, वो कुछ सीखने की गर्ज से क्लास में नहीं बैठे होते। और टीचर को चाहिए कि वो क्लास में जब आए तो बच्चों का रवैया, उनका बिहेवियर इस तरह से चेंज करे कि उनमें रिसीविंग पैदा हो सके। इसके कीवर्ड्स क्या है कि वो सुने, अटेंटिवनेस, यानी वो एक्टिव हो, क्लास में एक्टिव होकर बैठे, किसी चीज को अंडरस्टैंड कर सकें, अंडरस्टैंडिंग उनकी अच्छी हो। इसके बाद है लेवल नंबर 2 रिस्पॉन्डिंग। रिस्पॉन्डिंग कहा जाता है जवाब देने को। लेवल 1 में बच्चों ने जो कुछ पढ़ा, सुना, तवज्जो से सुना, अंडरस्टैंड किया, पढ़ाने के बाद टीचर क्या करता है, उनसे मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चंस करता है। अगर वो उसका दुरुस्त जवाब दे दें तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों ने रिस्पॉन्ड किया, बच्चों में रिस्पॉन्डिंग है। ये आ गई रिस्पॉन्डिंग। इसके कीवर्ड क्या कौन कौन से हैं? इसका कीवर्ड है आंसरिंग। अगर बच्चे दुरुस्त जवाब दे दें तो इसका मतलब ये हुआ कि वो रिस्पॉन्डिंग हुई या फिर परफॉर्मिंग। इसके बाद लेवल 3 है जिसको कहा जाता है वैल्यूज। वैल्यू का मतलब है कदर, कीमत, अहमियत वगैरह। पहले लेवल में रिसीविंग भी हो गई, फिर रिस्पॉन्डिंग भी हो गई, मगर हमें यह मालूम नहीं कि उन्होंने रिसीविंग कितनी की, क्या अहमियत दी रिसीविंग को, रिस्पॉन्डिंग कितनी हुई, रिस्पॉन्डिंग की क्या अहमियत थी। इस चीज को कहा जाता है वैल्यूज। यानी कि दूसरे तीसरे लेवल में स्टूडेंट्स ने अगर अच्छी तरह से लेक्चर सुना हो, लेक्चर को अहमियत दी हो, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है, वो अप्लाई कर सकते हैं। इसी चीज को कहा जाता है एप्लीकेशन टू जॉइन, शेयरिंग कर सकते हैं। इसके बाद लेवल नंबर 4 है जिसको कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन तरतीब देना, ऑर्गेनाइज करना। इससे पहले वाले इस लेवल में स्टूडेंट्स ने जो कुछ पढ़ा, रिसीविंग हुई, रिस्पॉन्डिंग हुई, वैल्यूज, इन तमाम चीजों को ऑर्गेनाइज किया जाता है, इनको तरतीब दी जाती है, रिलेट किया जाता है, कंपेयर किया जाता है इस लेवल में, लेवल नंबर 4 में। इसके बाद है कैरेक्टराइजेशन। इससे पहले जितने लेवल हम पढ़ चुके हैं, इन तमाम चीजों को डिस्प्ले करना, इन तमाम चीजों को यूज करते हुए कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना, वेरीफाई करना, किसी चीज को डिस्प्ले करना, यानी कि इन तमाम चीजों की मदद से कोई अमल करना कैरेक्टराइजेशन कहलाता है। ये अफेक्टिव डोमेन की शॉर्ट सी वीडियो थी। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे साइकोमोटर डोमेन कि साइकोमोटर डोमेन में क्या है। साइकोमोटर डोमेन, साइकोमोटर डोमेन में बच्चे की स्किल डेवलपमेंट पे बात होती है। और स्किल डेवलपमेंट कब होती है? जब बच्चे के माइंड और बॉडी पार्ट्स का आपस में कनेक्शन हो। इसको अगर मैं आसान अल्फाज में बयान करूं तो वो यूं मैं कह सकता हूं कि आपने बहुत सारे क्रिकेटर्स देखे होंगे, फुटबॉलर आपने बहुत सारे देखे होंगे। तो क्रिकेटर की अगर मैं बात करूं तो एक क्रिकेटर बहुत अच्छी बैटिंग करता है और उसी के साथ वाला जो दूसरा है तो शायद कि उसकी बैटिंग उस तरह से ना हो और तीसरे की शायद उससे कमज़ोर हो। कोई ऐसा बैट्समैन मिल जाए जिसकी बैटिंग बहुत अच्छी हो,
तो उसमें रीजन क्या होता है कि उसके माइंड और बॉडी पार्ट्स का आपस में जो ताल्लुक है, जो कोऑर्डिनेशन है, उसकी डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से हुई हुई होती है, इसलिए वो अच्छी बैटिंग करता है। अब साइकोमोटर डोमेन को इससे हट के अगर मैं बात करूं तो वो ये ऐसी डोमेन है जिसमें हम मसल्स का यूज करते हैं, हमारी फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं। यानी कि हम चलते हैं तो ये भी साइकोमोटर डोमेन में आता है, हम लिखते हैं इसको भी हम साइकोमोटर डोमेन कह सकते हैं। यानी हर वो चीज़ जिसमें हमारे मसल्स यूज होते हैं। जब हम चलते हैं तो हमारे लेग्स के मसल यूज होते हैं, ये बड़े मसल हैं। इसी तरह मैं बात करता हूं तो मेरे मुंह के मसल यूज होते हैं और ये छोटे मसल हैं। इनमें ग्रास मोटर भी है और फाइन मोटर भी है। मैं ऊपर देखता हूं तो मेरी आंखों के मसल काम करते हैं, मैं नीचे देखता हूं तो इसमें भी मेरे मसल्स यूज होते हैं और ये भी साइकोमोटर डोमेन में आती है। फाइन मोटर स्किल्स हैं ये, और चलना, गाड़ी ड्राइव करना, दौड़ना, खेलना, ये ग्रास मोटर स्किल्स में आती हैं। ये अलग टॉपिक है, बट जहाँ भी हमारे मसल्स यूज होते हैं उसको हम कह सकते हैं कि ये साइकोमोटर डोमेन में आता है। साइकोमोटर डोमेन को सिम्पसन ने 1972 में डेवलप किया और इसके 7 लेवल्स बताए। जिस तरह हमने बात की कॉग्निटिव डोमेन पे और उसके बाद हमने अफेक्टिव डोमेन पे बात की, उनके भी कुछ लेवल्स थे, इसी तरह इसके 7 लेवल हैं। और जो सबसे पहला लेवल है उसका नाम है परसेप्शन। यानी आप कोई काम करने से पहले ये सोचते हैं कि मैं इस काम को कर सकता हूं या नहीं कर सकता। बच्चा कोई भी काम शुरू करने से पहले ये देखता है मुझ में सलाहियत है या नहीं, अपनी बॉडी के मुताबिक वो सोचता है, वो देखता है कि क्या मैं इस काम को कर सकता हूं या नहीं कर सकता। ये इसको कहा जाता है परसेप्शन और ये लोअर लेवल में आता है। इसके बाद हम स्लोली हायर लेवल की तरफ जाएंगे। परसेप्शन के बाद जो दूसरा लेवल है उसको कहा जाता है सेट। सेट से मुराद है आप किसी काम को करने के काबिल हैं या नहीं। अगर आप किसी काम को करने के काबिल हैं, आपका ज़हन मानता है, तो वो वाली जो स्टेज है जिसमें आप करना चाह रहे हैं उसको कहा जाता है सेट। पहले स्टेज में क्या था? पहले स्टेज में बच्चा ये सोच रहा था कि मैं इस काबिल हूं या नहीं हूं, तो उसके बाद वो अगर उसके काबिल है तो उसमें वो अपने आप को तैयार करेगा, और वो जब तैयार करेगा उस लेवल को हम कहेंगे सेट। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप में मोटिवेशन कितनी है, आप में इंस्पायरेशन कितनी है। इसके बाद थर्ड लेवल पे आते हैं, वो उसी तरह के हम हायर लेवल की तरफ जा रहे हैं, गाइडेड रिस्पॉन्स। गाइडेड रिस्पॉन्स में क्या होता है कि आप जब अपने आप को चेक कर लेते हैं कि मैं इस काम के काबिल हूं, फिर अपने आप को तैयार करते हैं। जब अपने आप को तैयार करते हैं तो उसके बाद आपको गाइड चाहिए होती है। फर्ज की आप क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट में क्या होता है, आप किसी ऐसे बंदे से हेल्प लेंगे जो वो आपको गाइड करेगा, जो उस फील्ड में महारत रखता हो, तजुर्बा रखता हो, वो आपको गाइड करेगा। उसके बाद क्या होगा, आप चले जाएंगे नेक्स्ट लेवल में जिसका नाम है मैकेनिज्म। हर बंदे का काम करने का जो अंदाज है, जो स्टाइल है, वो डिफरेंट होता है और उसके मुताबिक उसके माइंड में पिक्चर्स बनती हैं, माइंड पैटर्न्स बनते हैं, जिनको कहा जाता है मैकेनिज्म। अब इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल ये है कि मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं, तो मैं किसी क्रिकेटर से मैं हेल्प ले रहा हूं, तो वो क्या होगा कि जब मैं क्रिकेटर से हेल्प लूंगा तो जो उसका बॉलिंग का स्टाइल होगा, मेरा वो स्टाइल नहीं होगा। मैं उससे हेल्प लेने के बावजूद मेरा एक अपना स्टाइल होगा। मैं बैटिंग के लिए मैं किसी से हेल्प लेता हूं, मेरा एक गाइड है, तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि मैं जिस तरह की बैटिंग वो करता है, जिस तरह का स्टाइल उसका है, मेरा भी वही हो। उससे हेल्प लेने के बावजूद मेरा अपना अंदाज होगा। इसको कहा जाता है मैकेनिज्म। यहाँ क्या है कि यहाँ आप डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस की तरफ जाते हैं। उस गाइड से हेल्प लेने के बाद भी आप एक अपने स्टाइल पे काम कर रहे होते हैं, यानी आप इंडिपेंडेंस की तरफ जा रहे होते हैं। इसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स ओवर रिस्पांस। कॉम्प्लेक्स ओवर रिस्पांस से मुराद ये है कि आपके अंदर जो इंटरनल स्किल्स हैं उसमें आपको इतनी महारत हो कि आपका वो स्टाइल बन जाए। फॉर एग्जाम्पल
हर बंदे का अपना अपना स्टाइल है, अपना अपना अंदाज है काम करने का। ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक ही तरीके से, एक ही अंदाज से काम किया जाए। मैं अगर शाहिद खान अफरीदी की बात करूं तो वो अपने स्टाइल में बैटिंग करते हैं और उन्होंने अपने स्टाइल में बहुत महारत हासिल की हुई है और उस स्टाइल में बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, बहुत छक्के लगाते हैं। उसके बाद मैं अगर मोहम्मद हफीज़ की बात करूं तो मोहम्मद हफीज़ और शाहिद अफरीदी का जो स्टाइल है वो बहुत डिफरेंट है। मोहम्मद हफीज़ भी बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं। उन्होंने अपने स्टाइल में मुख्तलिफ उन्होंने प्रैक्टिस के बाद उन्होंने बहुत महारत हासिल की हुई है और वो उस स्टाइल में उनको वो मास्टर बन गए हैं। अब जो दानू का अपना अपना स्टाइल है और उस स्टाइल में उन्होंने अपना अलग अलग नाम कमाया हुआ है। इसको कहा जाता है कॉम्प्लेक्स ओवर रिस्पांस, के हर बंदे का अपना अंदाज है काम करने का। ये ज़रूरी नहीं कि एक ही अंदाज से काम किया जाए, एक ही अंदाज से बैटिंग की जाए। इसके बाद आते हैं एडाप्टेशन। एडाप्टेशन से मुराद अपने आप को एडजस्ट करना। आपने जिन हालात में काम सीखा हो ये ज़रूरी नहीं कि वैसे ही हालात आपको बार बार मिलें। जिस तरह मैंने आपको पीछे क्रिकेटर की एग्जांपल दी, मैं उसी एग्जांपल को वापस रिपीट करता हूं कि शाहिद आफरीदी एक मैच पाकिस्तान में खेलता है, यहाँ की पिच उस तरह वो उसके फेवर में है, वो अच्छी बैटिंग कर लेता है यहाँ, और उसका जो नेक्स्ट मैच है वो कहीं अफ्रीका के किसी पिच पे हो, किसी ग्राउंड में हो, तो वो जो पिच हो वो उस तरह से ना हो जिस तरह की पाकिस्तान में थी। तो वो क्या होगा, वो अपने आप को हालात के मुताबिक एडजस्ट करेगा। इसको कहा जाता है एडाप्टेशन। ये मैंने एक एग्जांपल दी, इसी को रिलेट करके आप कहीं और दूसरी एग्जांपल की बात भी कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं ओरिजिनेशन। जब आप किसी प्रोफेशन में मास्टर बन जाएं, आपके अंदर उस प्रोफेशन के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज हो जाए, लोग आपको फॉलो करना शुरू कर दें, तो जो आपका काम होगा वो एक ट्रेंड बन जाएगा, उसको लोग फॉलो करेंगे और आपका जो काम होगा वो एक शनाख्त बन जाएगा आपकी। और इस स्टेज को, इस लेवल को कहा जाता है ओरिजिनेशन। मतलब मैं इसको आसान अल्फाज में बयान करूं कि जब आप किसी प्रोफेशन में, मैं उसी तरह जो पीछे मैं क्रिकेटर की एग्जांपल देता आया हूं, आप जब क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट में आपको इतनी महारत हो गई कि लोग आपको फॉलो करना शुरू कर दें और आपका कोई भी काम, आपका कोई भी छक्का मारने का जो स्टाइल है उसको फॉलो करें, वो एक ट्रेंड बन जाए। तो वो जो स्टेज है, वो लेवल है, उस लेवल को कहा जाता है ओरिजिनेशन। अब ये जो साइकोमोटर डोमेन के 7 लेवल थे, मैंने 1 बाय 1 एक्सप्लेन किए। उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी अच्छी समझ आ गई होगी